हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जिसमें हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सपेरिमेंटली ढूंढा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सपेरिमेंटली होती है। वो कैसे देखा वो देखते हैं। सबसे पहले उसने एक इंडक्टर लिया, दिस इज कॉइल, ये सोर्स है, इट इज कनेक्टेड टू प्राइमरी कॉइल और दूसरी तरफ जो है सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी के अक्रॉस आप देते हो, जो वोल्टेज देते हो उसको बोलते हैं इनपुट वोल्टेज। जब भी इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट होगी, चेंज होगी, ऑसिलेट होगी, जैसे अल्टरनेटिंग करंट में होती है, तो सेकेंडरी में भी हमारे को इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन की कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, हमारे को ऑसिलेटिंग वोल्टेज मिलेगी। अब अगर इस ऑसिलेटिंग वोल्टेज को कैपेसिटर के अक्रॉस फेड कर दिया जाए, कैपेसिटर की स्क्वायर प्लेट्स है, इसके अक्रॉस फेड कर दिया जाए, तो इस कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस आपको एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अब इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे से हमने क्या किया, आगे से हमने स्फीयर्स लगाए और स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस पास 2 to 3 मिलीमीटर, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस था गैप का, सो दैट ये डिस्टेंस कम हो और हमारे को एक स्ट्रॉन्ग हाई फ्रीक्वेंसी की वेव मिल सके। अब जब यहां पर डिस्टेंस कम हुआ, अब हुआ क्या कि ये हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स है, ये दोनों, और कैपेसिटर और इंडक्टर। जब कैपेसिटर और इंडक्टर ये ऑसिलेट के बीच में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, अभी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आएगी, क्योंकि हमारा इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंजिंग। तो जब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब मेरा इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, तो इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने से इन दोनों स्फीयर्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होती है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें पता है, ये हमने पीछे क्लासेस में पढ़ा, कि हमारे पास एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी मिलती है, और जब हमारे को ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती हुई मिलती है, तो अल्टीमेटली हमारे को मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए यहां से आपके पास यहां पर हमने डिटेक्टर रखा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करता है। दिस इज योर डिटेक्टर। अभी ये जब डिटेक्टर के बॉल्स, ये वाली दो बॉल और ये दोनों पैरेलल में है, यानी कि इनकी एक्सिस दोनों पैरेलल है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्टर जनरेट करता है, क्योंकि इसके हेड पे स्पार्किंग होती है, टाइनी स्पार्क्स आर ऑब्जर्व। और जब इस डिटेक्टर को यहां से उठा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर रख दिया जाता है कुछ ऐसे, तो इसमें कोई स्पार्किंग नहीं होती, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तभी जनरेट होती है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन इज दिस डायरेक्शन which is perpendicular to both electric and magnetic fields। तो इससे हमारे को क्या मिला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दूसरी डायरेक्शन में नहीं मिली, सिर्फ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ही मिली। तो इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। दूसरी बात, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो होती है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, रेसोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमने AC में पढ़ा, इट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। अब होता क्या है कि जब मेरे पास इंडक्टर और कैपेसिटर की लो वैल्यू मैं लूंगा, तो आई विल बी गेटिंग द हायर फ्रीक्वेंसीज। तो मैं पर्पसफुली जो इंडक्टर और कैपेसिटर यूज करता हूं, मैं उसकी छोटी वैल्यू यूज करता हूं, सो दैट मुझे हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स मिल सके। मैं आपको बता दूं, लैब्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट की जा चुकी है, या जिस लेवल तक की फ्रीक्वेंसी हम जनरेट कर सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी है 10⁻11 हर्ट्ज टू द मैक्स। इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे हम नहीं जा सकते। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात इसके अंदर होती है कि जो हमारे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिली वो ट्रांसफर्स होती है नेचर में, और फ्रीक्वेंसी 10⁻11 हर्ट्ज से ज्यादा हम लैब में जनरेट नहीं कर सकते। फिर मैं ये चीज ऐड ऑन करना जरूर चाहूंगा साथ में, कि जो हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, तो अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के बीच में अगर मैं बोलूँ कि जो चार्ज पार्टिकल है दैट इज इन ऑसिलेटिंग मोड, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होती है, वही फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग जो EM वेव जनरेट होती है, सेम फ्रीक्वेंसी की EM वेव जनरेट होती है। मैं अगर ऐसे बोलूं कि अगर मेरे चार्ज पार्टिकल है विच इज ऑसिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 मेगाहर्ट्ज,
तो frequency of electromagnetic waves generated with the help of that oscillating charged particle will be also equal to 25 megahertz. So this was the experiment which was done by Hertz, जिसके थ्रू इसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रांसवर्स नेचर होती है और उनको जनरेट किया जा सकता है। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई। फर्दरमोर उनने इस ऑब्जर्वेशंस के अलावा जो आगे की चीज हमें बताई, उनसे उसने हमें ये बताया कि इसने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस जैसे एक्सपेरिमेंट्स वो इसने इसको जस्टिफाई करते हैं, इसके थ्रू ऑप्टिकल इफेक्ट्स के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनको जस्टिफाई करते हैं, वो भी उसने प्रूव करके बताया। बाद में हमें यह भी पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्योंकि ट्रांसवर्स होती है इसलिए वो पोलराइजेशन वाले एक्सपेरिमेंट्स भी फॉलो करती है, बट पोलराइजेशन वाला एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज ने नहीं बताया था, दैट वाज डन बाय सम अदर साइंटिस्ट। तो हर्ट्ज ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन आई वुड रादर से, इसके थ्रू बाद में दी। तो दिस वाज द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू इसने हमारे को बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर्स होती है नेचर।